हेलो एंड वेलकम टू विज्ञान बाइट। यह क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के MCQ का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में मैंने कुछ और प्रश्नों को कराया था और इसमें और भी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान नहीं होता है। मतलब आपको बताना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान क्या नहीं होता है। ठीक है, तो पहला है पुराने रासायनिक बंधों का टूटना और नए रासायनिक बंधों का बनना। ये तो होता ही है। पूरी तरह से अलग गुण वाले नए पदार्थ का बनना, यह भी होता है। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित होकर नए उत्पाद बनाते हैं। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। इसका मतलब यही सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं लिखा था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। किसमें नहीं होती है ये बताना है। तो देखिए, हमारे शरीर में भोजन का पचना तो है ही, श्वसन भी है। गर्म करने पर मोमबत्ती के मोम का जलना। ठीक है, तो जब मोम जल रहा है वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, तो वहाँ पे भी हो रही है। लेकिन ये ध्यान दिए, गर्म करने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है और न ही यह रासायनिक परिवर्तन है। इसे कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ये मोमबत्ती पिघल करके फिर से मोम बनाई है और उस मोम से हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं, इसलिए वह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। आपको लेड नाइट्रेट का घोल दिया जाता है, जिससे पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। पीला अवक्षेप प्राप्त करने के लिए आपको इसमें किसका घोल मिलाना चाहिए। ठीक है, अगर लेड नाइट्रेट है और उससे हमें अवक्षेप कैसे प्राप्त करना हो, पीला, तो उसमें हम क्या मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए, उसमें हम लोग मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड। आपने अवक्षेपण अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल लिखा होगा वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। एक अम्ल जो बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को विरंजित कर सकता है वह है। कह रहा है कोई ऐसा अम्ल बताना है जो बैंगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को विरंजित कर सकता है। तो कौन है जो उसे विरंजित कर सकता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो विरंजित नहीं करता है। हाँ, विरंजित करेगा यहाँ पे सिट्रिक एसिड, यानी सिट्रिक अम्ल जो होता है वह उसे कलरफुल बना सकता है। इधर अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। दो पदार्थों के बीच रासायनिक प्रक्रिया के समय नारंगी से हरे रंग में परिवर्तित पाया गया। देखिए, दो पदार्थ हैं, जब उसमें रासायनिक प्रक्रिया हुई तब नारंगी से हरे रंग में परिवर्तित हो गया। निम्न में से इन दो पदार्थों के होने की संभावना है, अधिक संभावना है। मतलब प्रश्न ये है कि जब उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई तो वह तो पहले नारंगी था, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बाद वह हरा हो गया। ठीक है, तो उसमें से वो जो दोनों पदार्थ थे जो अभिक्रिया कर रहे थे वे कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, यह विलयन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है। बुझा हुआ चूना और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, यानी बुझा हुआ जो चूना होता है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और पानी के बीच जो अभिक्रिया होती है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, बने हुए चूने से अवक्षेप बनता है, मिश्रण के तापमान में परिवर्तन होता है, या उत्पाद के रंग में परिवर्तन होता है। तो देखिए, क्या होता है, उसके तापमान में परिवर्तन होता है। जब बुझा हुआ चूना और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है जी, तापमान में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने सही टिक लगाया है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा खर्च होती है, उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मा शोषी। पहला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन। तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है तो ऊष्मा शोषी होता है। दूसरा ऑप्शन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निर्माण के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के निर्माण के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन का संयोजन। और चौथा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन निर्माण के लिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संयोजन। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है बी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निर्माण के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। तो ये देखिए, इसमें से ये तीनों तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, लेकिन ये जो डी है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से एक ऊष्मा
छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कौन सा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है? ठीक है, तो इसमें देखिए, जल का विद्युत अपघटन नहीं, चूना पत्थर का अबूझना, चूना में रूपांतरण नहीं, श्वसन की प्रक्रिया। हाँ, आप देखे होंगे जो ये श्वसन की प्रक्रिया है यह कैसी है? तो यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसी एक नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब किस नियम को संतुष्ट करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं? तो ये आपको याद होगा, 9th में ही आप पढ़े हैं कि यह क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसमें यह क्या कहता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए, इसलिए हम लोग संतुलित करते हैं। प्रश्न संख्या 11, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अपचयन। जब ऑक्सीजन जुटता है तो उसे कहते हैं उपचयन, और निकलता है तो उसे कहते हैं अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? अपचयन। रिडॉक्स अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? यानी जब ये रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स किसे कहते हैं? जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता हो, तो उसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसे कहेंगे हम लोग उपचयन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन कम हो, यह क्या है? उपचयन है। और इसका उल्टा देखें, ऑक्सीजन कम हो या हाइड्रोजन जुटे, वह क्या है? अपचयन है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ए। अगला है, लौह धातु के संरक्षण में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जो लौह धातु होता है उसके संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए, उपचयन के साथ विस्थापन होता है कि अपचयन के साथ संयोजन होता है? उपचयन के साथ साथ संयोजन होता है कि अपचयन के साथ साथ विस्थापन होता है? तो देखिए, इसमें होता क्या है, जो जंग लगता है उसमें पहले तो उपचयन होता है, और उपचयन के साथ साथ क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है, वसा और तेल युक्त पदार्थों में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए, जब अरुचिकर गंध आता है उसे कहते हैं हम लोग विकृत गंधिता। कठोरता तो जब जल में नमक की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तब कहते हैं। अम्लता कहते हैं जब pH मान 7 से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए प्लास्टिक के थैलियों में क्या भरा जाता है? तो आपको याद होगा उसमें क्या भरते हैं हम लोग? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को निम्न में से किसमें मिलाने पर एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है? यानी जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा इसमें किसमें मिलाएंगे कि हमें अवक्षेप प्राप्त होगा? ठीक है, तो देखिए, आप याद कीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने जो आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, जो बेरियम क्लोराइड होता है इसी का अवक्षेप प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसमें सामान्य नमक का विलयन मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है? ठीक है, फिर से यही पूछ रहा है कि सामान्य नमक का, यहाँ देखिए, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हो रही थी, यह है निम्न में से किसमें सामान्य नमक का विलयन मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप बनेगा? यानी किसमें हम लोग सामान्य नमक मिला देंगे तो वह अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, तो यह बनता है, ये AgNO3 का विलयन जब हम लोग मिलाते हैं उसमें तब क्या होता है? इससे अवक्षेप बनता है। किस रंग का अवक्षेप बनता है? ये भी याद रखना है, सफ़ेद। यहाँ देखिए, धातु M की रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें। अब देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया को देखना है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से इसको देखना है। संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, संयोजन तो हो रहा है यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि क्या संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ इसका अपचयन हो रहा है? नहीं, तो अपचयन के लिए मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन जुटना चाहिए। ठीक है, तो उपचयन होगा, अगर ऑक्सीजन घटेगा, कम होगा तो अपचयन होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे M के साथ एक भी नहीं था, यहाँ M के साथ 3 आ गया, इसका मतलब अपचयन नहीं होगा, उपचयन होगा। तो अपचयन वाला दोनों ऑप्शन काट दीजिए। अच्छा, अपचयन वाला एक ही था तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, ये भी अपचयन की बात कर रहा है तो ये भी हो गया। ये अपघटन की बात हो रहा है तो देखिए, अपघटन तो नहीं, यहाँ पे संयोजन हो रहा है तो अपघटन भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, श्वसन की प्रक्रिया है। एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी है। अभी हम लोगों ने देखा था कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो पहले तो ऊष्माशोषी वाला जो होगा वो गलती हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया, नहीं, अपचयन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन जुटता है, इसलिए क्या होगा? एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश की क्रिया को विघटित हो सकता है? कौन प्रकाश की क्रिया से विघटित हो सकता है?
कौन है जो प्रकाश के उपस्थिति में विघटित होता है। ठीक है, तो देखिए इसको, ये तो नमक है, ये आप जानते हैं नमक है, तो इसे सूर्य के प्रकाश में रखने पर विघटित नहीं होता है। ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी नहीं होता है। लेकिन ये जो सिल्वर क्लोराइड है यह विघटित हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। इन अभिक्रिया को देखिए और उसके बाद पूछ रहा है क्या अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन है कि विस्थापन, कि द्विविस्थापन है कि विस्थापन है। तो देखिए अपघटन में तो कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, तो ये तो दोनों साइड दो दो है, तो ये अपघटन नहीं हो सकता। संयोजन में दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये संयोजन भी नहीं हो सकता है। अब है कि दो ऑप्शन बच गया कि क्या यह द्विविस्थापन है या विस्थापन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पोटेशियम के साथ बेरियम था और यहाँ पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आ गया, इसका मतलब एक बार विस्थापन हुआ। यहाँ सिल्वर के साथ नाइट्रेट था और यहाँ सिल्वर के साथ ये ब्रोमीन आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए यह क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण दिया गया है, यह समीकरण दर्शाता है, यानी यह समीकरण क्या दर्शाता है यही देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अपघटन अभिक्रिया के साथ साथ विस्थापन। अभी मैंने क्या बताया था कि अपघटन में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थों का निर्माण करता है, तो ये अपघटन नहीं है, संयोजन भी नहीं है, उसमें दो जुड़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ साथ विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे Mg है और यहाँ पे Mg के साथ O है, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो ये उपचयन तो है, उपचयन हो गया, बिल्कुल है उपचयन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अपचयन भी है। तो जहाँ पे उपचयन उपचयन दोनों होता है उसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स। ठीक है, तो ये रेडॉक्स हो जाएगा और साथ ही इसमें विस्थापन भी हो रहे हैं, तो ये रेडॉक्स और विस्थापन होगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न शायद यही था। तो इस तरह से लेसन 1 का जितना भी MCQ था वह खत्म हो गया और मैं प्रयास करूँगा जल्द ही लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों के समक्ष अपलोड कर दूँ।